There is no need to worry. I will try to cover, while I'm doing the practical elements, we'll cover the basic initial concept. थोड़े से वो भी साथ साथ cover कर लेंगे, ठीक है? तो again, just to confirm the topic, ये जो हमारा session है और जो series हम लेके चलेंगे for about 5 different sessions. It is going to be all around the elements of DevOps. DevOps का initial setup using the Microsoft tools, और कैसे हम एक प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे और टीम में एक प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है फ्रॉम CI/CD पॉइंट ऑफ व्यू, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, ठीक है जी? आई एम गोना जस्ट शेयर माय स्क्रीन. You guys just let me know when you can see it. जी, आपको मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है? जी आ रहा है. अच्छा, बहुत लिमिटेड लोगों के मैंने अभी माइक अलाउ किए हुए हैं. साजिद, आपका माइक अलाउ है? यस सर, मेरा माइक अलाउ है. Okay. But I think if there are questions and if you guys want to raise your hand, please do raise your hand, and then I can try and pick up the questions as well, right? हाँ, जिसने बोलना है ना वो रिएक्शंस में जाए ऊपर या हैंड रेज करे, तो मैं उसके माइक वगैरह अलाउ कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, परफेक्ट गाइस. अच्छा, अब थोड़ा सा एक बिल्कुल हाई लेवल रिकैप कर लेते हैं CI/CD के बारे में, और फिर हम वहां से लेके चलते हैं स्ट्रेट वे गो जंप इनटू द टूलिंग साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो CI/CD का जो सारा मकसद है वो है कंटिन्यूअस डिलीवरी से उसका ताल्लुक है. इसकी मैं एग्जांपल वही दूंगा. अगर आप विंडोज सॉफ्टवेयर देखें, एंड यू कैन इमेजिन कि विंडोज जो है एक हैवी सॉफ्टवेयर है विच कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ मॉड्यूल्स. तो उसकी आपके ख्याल से जो बिल्ड है और रिलीज है वो किस फ्रीक्वेंसी से होती होगी? So the answer is nightly. हर रोज by the end of the day एक नई बिल्ड पूरी विंडोज की जो है वो तैयार होती है, वो पब्लिश होती है, और वो अवेलेबल होती है एम्प्लॉइज के लिए, इंटरनल एम्प्लॉइज के लिए माइक्रोसॉफ्ट में, कि वो उस आज की बिल्ड को या कल की बिल्ड को अपने मशीन पे अपग्रेड कर सकें, डिप्लॉय कर सकें, ठीक है? इससे पहले क्या क्या होता था? इवन जो माइक्रोसॉफ्ट में जो डिप्लॉयमेंट साइकिल था, वो यू कैन इमेजिन कि जो प्रोडक्ट है सच एज SQL सर्वर हो गया, इस किस्म के प्रोडक्ट हैं, या इवन जो आपका प्रोडक्ट है विंडोज का प्रोडक्ट समझ लें. विंडोज आपने देखा होगा, उसके वर्जन भी इस तरह से आते थे, विंडोज 2000, विंडोज अगेन विंडोज 95, समथिंग लाइक दैट. और फिर जब इवेंचुअली जो कस्टमर के पास रिलीज आती थी, दैट वाज आफ्टर अ फ्यू इयर्स, राइट? और वो फ्यू इयर्स का साइकिल क्यों था? बिकॉज ऑफ दैट मिसिंग एलिमेंट ऑफ CI/CD, ठीक है? वो बेस्ट प्रैक्टिसेस सॉफ्टवेयर को रिलीज करने के, सॉफ्टवेयर को बनाने के, सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूअस पब्लिश करने के, दोज वर मिसिंग इन दोज अर्ली डेज. फिर कॉन्सेप्ट आया, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल जीमेल, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कंटिन्यूअस बीटा का. व्हाट वाज दैट कंटिन्यूअस बीटा? जब आप लोगों ने शुरू के दिनों में, आई डोंट नो आप में से किस रिसोर्स ने बहुत अर्ली डेज में जीमेल का अकाउंट बनाया या इस तरह से ऑनलाइन अकाउंट्स गूगल के यूज करना शुरू किए, तो उस केस में कभी ऐसा हुआ आपके एक्सपीरियंस में कि गूगल ने अनाउंस किया हो कि जी हम परसों एक इंटायर नया वर्जन ऑफ जीमेल लॉन्च करने लगे हैं? ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया आपने पिछले साल में, 2 साल में, 3 साल? नहीं किया होगा. उसका रीजन ये है कि वो कंटिन्यूअसली सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, आपको पता भी नहीं चलता, राइट? तो वो एक सॉफ्टवेयर डिलीवरी का एक डिफरेंट माइंडसेट है वर्सेस ये जो पुराने जमाने में ये सॉफ्टवेयर आता होता था, जिसमें साल 2 साल 3 साल बाद एक बड़ा नया वर्जन, फिर साल 2 साल बाद एक मैसिव नया बड़ा वर्जन. और जब वो वर्जन अवेलेबल होता था, then the users used to see it, use it, और they used to find lots of issues. विंडोज के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सा ऐसा होता था, बड़ी दुनिया एक्साइटमेंट में विंडोज 2000 नई नई आई, सबने इंस्टॉल कर ली,
और पता लगा जी वो तो जी मेरा ड्राइवर ही नहीं चल रहा, वो मेरा तो स्पीकर ही नहीं चल रहा, मेरी तो ये चीज़ नहीं चल रही, मेरी वो चीज़ नहीं चल रही। फिर आप वापस पुरानी विंडो में जा रहे हैं, फिर आपको एक पता लग रहा है माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है जी ओ देयर इज अ न्यू बिग पैच अवेलेबल, एक नया वर्जन है, इंस्टॉल करें तो अब आपकी चीज़ें चल जाएंगी। तो वो जो सारे इश्यूज, यूजर फीडबैक इतना स्लो, 2-3 साल सॉफ्टवेयर बना के यूजर का फीडबैक लेना, दैट इज ऑल ओल्ड स्टफ। न्यू स्टफ is totally different. New stuff is fast paced. It's daily basis. When I say daily basis, Microsoft भी इस चीज में आ गया। रोज विंडोज की एंटायर मॉड्यूल्स जितना कोड है सारा का सारा बिल्ड होके एक नया बिल्ड वर्जन विंडोज का तैयार हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है इंस्टॉल करने के लिए। सिमिलर केस है गूगल का, सिमिलर केस है जितने भी आपके क्लाउड के जो सॉफ्टवेयर हैं, अमेजोन हो गया, अज्योर हो गया। डेली बेसिस पे न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल और वो पब्लिश हो रहे हैं। कुछ भी पब्लिशिंग की ईमेल और इंफॉर्मेशन जा रही है कस्टमर्स को, कुछ बिहाइंड द सीन ही हो रहा है, कस्टमर्स को पता भी नहीं है, और सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली डिलीवर हो रहा है। ये सारा होता कैसे है, ये सारा मैनेज कैसे हो जाता है, इसी के बारे में हम लेके चलेंगे इसको। छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके चलेंगे, एक छोटे से प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, थोड़े से टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ डू वी अचीव दिस कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। ठीक है, कंटिन्यूअस डिलीवरी की बात आप थोड़ी समझें, मेरे जो मैंने अभी समझाया कि कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर डिलीवर हो रहा है यूजर को। ठीक है, और किस फ्रीक्वेंसी से हो यस रहा सर। है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है सर जी, ओके। अब मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि Azure DevOps में से कितने लोग फेमिलियर हैं। अगर नहीं भी फेमिलियर तो कोई इशू नहीं है, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं बेसिकली स्टार्ट करूंगा एक नए नए प्रोजेक्ट से, और हम उस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलेंगे। आप लोगों में से अगर किसी के पास भी Azure DevOps का अकाउंट नहीं है तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फ्री अकाउंट। आपने dev.azure.com पे जाना है और यहाँ पे जाके अपना कोई भी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एवरी प्रोजेक्ट इज फ्री फॉर द फर्स्ट 5 यूजर्स। और इंटरेस्टिंगली हमारे अक्सर जो छोटे ग्रुप्स में 3-4 लोगों की टीम होती है या मैक्सिमम 5 लोगों की टीम होती है, तो आप ये सारा सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं अप टू 5 पीपल। जैसे ही आप छठा यूजर उसमें अपनी टीम में ऐड करेंगे तो उसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, विच आई थिंक बेसिक लाइसेंस स्टार्ट्स एट समथिंग अराउंड $5 a month और समथिंग लाइक दैट। लेकिन पहले 5 यूजर्स के लिए फ्री है। ठीक है, तो मैं इसमें एक प्रोजेक्ट सेटअप करता हूँ। हम इन सेशंस में क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको एक समरी बता दूं हाई लेवल, एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड। वी विल सेट अप अ बेसिक डेवऑप्स प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमने एक लास्ट सेशन में बात की थी ट्रेसेबिलिटी की। ट्रेसेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट को लेके टास्क या एपिक या यूजर स्टोरी, जो भी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट जहाँ से गैदर की है अपने प्रोजेक्ट की, उससे लेके उसको लिंक करें ऑल द वे अप टू द कोड कि जी मैंने अब इस रिक्वायरमेंट का ये कोड लिखा है और अब वो रेडी है रिलीज के लिए। तो इस सारे एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी को हम इस प्रोजेक्ट में साथ साथ इसका प्रैक्टिकल करते जाएंगे और देखते जाएंगे ये कैसे टास्क को लिंक करते हैं कोड के साथ, और इवेंचुअली फिर कोड कैसे डिप्लॉय हो जाता है आपकी किसी एक इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये कुछ मेरे पहले से प्रोजेक्ट पड़े हैं, इनको आप इग्नोर कर रहे हैं और एक नए प्रोजेक्ट से इसका स्टार्ट करते हैं, एक सेटअप करते हैं। इसको हम ये डाओ वेब वेब प्रोजेक्ट इस तरह से कुछ बना लेते हैं। यू कैन चूज फॉर प्रोजेक्ट टू बी पब्लिक, लेकिन इस केस में विल कीप इट प्राइवेट। अच्छा, ये हमारा बिल्कुल एक एम्प्टी सा एक प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। ये इसके मेन्यूज में चीजें जो चीजें आ रही हैं, सबसे पहली चीज होती है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो है उसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, कि करना क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। लेट्स से एक एप्लीकेशन बनानी है, लेट्स से वी टॉकिंग अबाउट अ वेब एप्लीकेशन which needs a login module, it needs a dashboard module, it needs some master screens, master data modules। तो इस सारे की रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करना जरूरी है।
ताकि जो आप काम करें वो किसी न किसी रिक्वायरमेंट के साथ लिंक हो, ठीक है। तो इसको एज अ हैबिट बनाएं। अक्सर ऐसा होता है हमारे लीड्स, हमारे मैनेजर्स काम दे देते हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं बिकॉज वी आर डेवलपर्स, ठीक है ना। डेवलपर को तो अभी आधा जुमला भी बताएंगे, जुमला भी पूरा नहीं करेंगे तो उसका दिल करेगा मैं अभी कोड लिख दूँ उस हाफ जुमले का, ठीक है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में फटाफट सोल्यूशन आता है एल्गोरिदम और हम कहते हैं लिख दें इसको बस। थोड़ा सा इतना जल्दी उस पर जंप करने से पहले थोड़ा सा बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जरूर पूरा कर लें, क्वेश्चंस कर लें, मॉड्यूल को समझ लें, उससे आपका टाइम बहुत बचेगा। वरना होता ये है कि हम जल्दी से चीज़ कर देते हैं, फिर दिखाते हैं, वो कहते हैं यार मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने तो कुछ और कहा था, अच्छा फिर मैं करता हूँ, फिर ये तो नहीं मैंने कहा था। तो वो उस बैक एंड फोर्थ साइकिल से बचने के लिए मेक श्योर करें कि चीज़ें रिटर्न में आ जाएं, चीज़ें रिक्वायरमेंट लाजमी नहीं है कि पूरा पूरा डॉक्यूमेंट 20 सफ़ों का 8 वट 100 सफ़ों का डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, लेकिन एक बेसिक रेटिंग में कि ये फीचर ये करेगा, ये मॉड्यूल ये करेगा, ताकि वो ट्रेसेबिलिटी हो जाती है। और इंटरेस्टिंगली ह्यूमन मेमोरी ऐसी है, मतलब माई मेमोरी इज वेरी वीक एक्चुअली, आई डोंट नो, एवरीबडी हैज देयर इंडिविजुअल थिंग, बट ह्यूमन मेमोरी इज लाइक दिस, कि मेरे साथ बड़ी बार हुआ है कि मैनेजर ने काम दिया, मैंने कर दिया, उसने कहा यार मुझे तो याद ही नहीं, मैंने तुम्हें ये कहा था, यार मैंने तो इस तरह तो कहा ही नहीं था, जबकि मुझे पता होता है, वो वर्ड याद होते हैं कि यार तुमने तो भाईजान मुंह से ये एग्जैक्ट अल्फाज निकाले थे जो अब तुम भूल गए हो। तो एक वो कम्युनिकेशन का इशू है, रिटर्न वाला गैप का इशू है, सो वी नीड टू रिजॉल्व दैट थ्रू मेकिंग श्योर एवरीथिंग इज रिटन इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। तो यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। बेसिक एजाइल प्रिंसिपल या बेसिक आपका कैनबैन प्रिंसिपल, सॉफ्टवेयर डिलीवरी की कुछ मेथडोलॉजीज हैं विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सेशन। उस पे आई थिंक कुछ सेपरेट एक सेशन रखा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत हाई लेवल में एक आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ जो कि हमारे काम आएगी। If I can get this pen to work, okay. So एक जो सबसे कॉमन एक मेथड है वो है वाटरफॉल, और एक है आपका एजाइल। इन दो की बात ही करते हैं, देयर आर अदर मॉडल्स, लेकिन हम अभी इन दो की बात करते हैं। एक ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल जो है ये बिल्कुल ऑफ डिलीवरिंग अ प्रोजेक्ट इज वेरी सिमिलर टू द वे यू डिलीवर ए कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, जब आप अपना घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप उसका डिज़ाइन करते हैं, कोई आर्किटेक्ट कोई डिज़ाइन बनाएगा, कोई नक्शा बनाएगा, ठीक है ना। पहले वो थोड़े एक डिज़ाइन फेज से जाता है, फिर उस डिज़ाइन फेज के बाद एक टिपिकली एक आपकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज आती है, और उसके बाद थोड़ी सी एक टेस्टिंग या क्वालिटी चेक की फेज आता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका फाइनल जो है वो इसके लिए हम गो लाइव या प्रोडक्शन आ जाता है फेज। ये एक टिपिकल वाटरफॉल का मॉडल होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। सॉफ्टवेयर को भी इस तरीके से बनाने की काफ़ी कोशिश की गई है, यू नो, यूजिंग द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजीज। समटाइम्स इट वर्क्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड समटाइम्स इट डजंट वर्क। हर प्रोजेक्ट हर किस्म की मेथोडोलॉजी में फिट नहीं होता, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल जिसकी दे देता हूँ। जहाँ पे चीज़ें बहुत अपफ्रंट क्लियर हो, वहाँ पे ये मॉडल चल जाता है इवन इन सॉफ्टवेयर। अपफ्रंट क्लियर से मुराद है कि ये कंफर्म है, ये बड़ी अरसे से डिज़ाइन पे बहुत टाइम लगा लिया गया है, यही 4 स्क्रीन्स बनानी है और इनको एग्जैक्टली इसी तरीके से ही चलना है। उस केस में yes, the implementation can happen after the design, yes, the testing can happen and it can go live. But in majority of the cases, what happens is the software design changes over time. ठीक है, आज रिक्वायरमेंट कुछ थी, महीने बाद इवॉल्व होकर कुछ और बन गई, फिर इवॉल्व होकर कुछ और बन गई। यू कैन इमेजिन बिल्डिंग के केस में कुछ नहीं कर सकते। बिल्डिंग तो ठीक है, उसका फ्रेम नीचे से लेट से अपने बेसमेंट बना दिया, फर्स्ट फ्लोर भी खड़ा कर दिया, अब आप इतना माइंड अपना नहीं चेंज कर सकते कि ये पिलर ही हटा दो यहाँ से, वो पूरी बिल्डिंग उस पर खड़ी है। सॉफ्टवेयर क्योंकि एक सॉफ्टवेयर चीज़ है, उसमें वो लोग ये ख्याल नहीं करते कि जी पिलर खड़े हैं तो इनको हलाना है। सॉफ्टवेयर में अक्सर ये होता है कि वो डिज़ाइन किया कुछ, फिर आगे जाके ख्याल आया कि अब नहीं इसको चेंज करना है, इसको हटा के तो फिर से बना दें, फिर हटा के फिर से बना दें या चेंज कर दें मॉड्यूल्स को। तो उसमें एक नेचुरल सी एक चीज़ है विच इज़ कंटिन्यूअस यू नो चेंज। उसके लिए जो एक मेथोडोलॉजी फेमस यूज होती है वो है एजाइल। एजाइल में टिपिकली you still have these steps where something needs to be designed, something needs to be implemented, tested, and
goes live. But these are pretty much shortened in length, in the sense कि ये जो design है, implementation है, इसकी जो testing है, and then go live, kind of squeeze कर दिया जाता है एक छोटे से period में, और फिर इसको दोबारा से again किया जाता है इस तरीके से. दोबारा से design है, फिर से implementation है, फिर से testing है, and then again this feature goes live, and then so on and so forth. ये जो typical होता था पुराने ज़माने में, this is where I was talking about the initial maybe the Windows stuff where this happens maybe in 6 months or a year kind of a thing. Whereas in Agile, this typical length is very short. कुछ लोग तो इसको इतनी short कर देते हैं कि it comes down to 1 week. But I think typically 3 to 4 weeks जो है ना ये एक standard है. इसको एक sprint बोलते हैं. So you have something called a single sprint, और एक sprint में आप ये करेंगे, कुछ मॉड्यूल डिलीवर करेंगे, फिर एक और स्प्रिंट में आप कुछ और मॉड्यूल्स डिलीवर करेंगे, एंड देन सो ऑन सो फोर्थ. अभी एक सेकंड इमरान, एक मिनट. जी, अगर किसी ने सवाल पूछना है तो Q&A वाले ऊपर सेक्शन में जाकर तो वहां पर ना क्वेश्चन टाइप कर लें. आई विल ट्राई टू एंटरटेन दैट, ताकि इमरान का रब्त भी ना डिस्टर्ब हो और आप क्वेश्चंस भी पूछ सकें. ठीक है? ओके सर. जबरदस्त. और इरफान, इफ यू नीड माय इनपुट इन दोस क्वेश्चंस प्लीज एक बार आप मुझे बता दीजिएगा. आई हैव अ लुक एज वेल. ठीक है. अच्छा, अब इसके रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम ये चीजें अभी थोड़ी देर में इनको सेटअप करने वाले हैं. हम एक स्प्रिंट भी करेंगे सेटअप टूल के अंदर, उसके अंदर कुछ टास्क ऐड करेंगे और फिर उस टास्क से रिलेटेड हम कुछ कोड ऐड करेंगे. अच्छा, अब ये जो स्प्रिंट्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं, लेट्स से स्प्रिंट ए, देन देयर इज स्प्रिंट बी, और इनको सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसे ले जाते हैं कि जनवरी में मैंने पहला स्प्रिंट करना है, साल के फरवरी में मैंने दूसरा करना है, फिर मार्च में मैंने तीसरा करना है स्प्रिंट. ठीक है जी. अब इन स्प्रिंट्स में इवेंचुअली क्या करना है, कुछ काम करना है. ठीक है. अब लेट्स से हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ए. इसके अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इसको बेसिक कर लेते हैं, एक लॉगिन मॉड्यूल बना लेते हैं और एक हमारा एक डैशबोर्ड का मॉड्यूल बना लेते हैं. ठीक है जी. ये 2 हाई लेवल काम हैं जो मुझे करने हैं. इसको करने के लिए मेरे पास कुछ टास्क हैं. ये मैं टास्क मेरा डेवलपर करेगा तो ये मॉड्यूल तैयार हो जाएगा. मैं टास्क की इसकी डिटेल में नहीं जाता. लेट्स से टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3. ये है टास्क अगेन व्हाटएवर 1, टास्क 2, टास्क 3. और मैं एक रफ ये प्लान करता हूँ कि जी मैंने लॉगिन का मॉड्यूल पहले स्प्रिंट में कंप्लीट करना है और मैंने डैशबोर्ड का मॉड्यूल दूसरे स्प्रिंट में कंप्लीट करना है, और फिर इस तरह से मेरा सॉफ्टवेयर बनता जाएगा. अब इसमें हम और डिटेल में जाएंगे. ये कैसे पता लगा कि जी ये लॉगिन का मॉड्यूल पहले स्प्रिंट में होगा और फिर मेरे पास टाइम खत्म हो जाएगा, या डैशबोर्ड दूसरे में शुरू होगा, इसको कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे एक चीज आती है, वो है रिसोर्स की कैपेसिटी. वो भी अभी हम जब स्प्रिंट डिफाइन करते हैं तो उसकी बात करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन मेरे पास टीम में लोग कितने हैं, वो कितना काम कर सकते हैं, उनके डेज कितने अवेलेबल हैं, मुझे इनिशियली सिर्फ ये प्लान करना है और टास्क लिखने हैं और रफली हाई लेवल पे उनके एस्टिमेट्स देने हैं. एस्टिमेट से मुराद है ये 2 दिन का काम है, ये 3 दिन का काम है, ये 4 दिन का, बट ये 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का. तो शुरू में आप सिर्फ चीज को छोटा छोटा लेके चलते हैं. आप अपने मॉड्यूल्स को और उनके अंदर टास्क का एक हाई लेवल एस्टिमेट दे देते हैं. फिर जब उसको टूल में आप ऐड करना शुरू करते हैं, टूल आपको गाइड करता जाता है ऑटोमेटिकली कि आपकी जितनी टीम है उस टीम के हिसाब से जितने बंदे हैं, उन बंदों के हिसाब से जितने घंटे अवेलेबल हैं, उस केस में कौन सा मॉड्यूल आप कब तक डिलीवर कर सकते हैं. तो ये सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से टूल के साथ मैनेज होता जाता है. ठीक है जी. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा इसको प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, ऊपर एक छोटा सा कोड उसके साथ लेके चलते. नो सर, ऑल क्लियर. चलो जबरदस्त. I'll just go back into the project now. Let me refresh this. I think, oh, there it is. This one.
द वेरी फर्स्ट थिंग विल स्टार्ट सेटिंग अप इज द बैकलॉग। बैकलॉग क्या होती है? किसी भी प्रोजेक्ट की बैकलॉग है वो सारा काम जो मुझे उस एक एप्लीकेशन में करना है। सारे काम से मुराद है उसमें उसके सारे फीचर्स जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठी मैं यहाँ पे एक बार बैकलॉग में ऐड करता जाऊँगा। और फिर क्या होगा कि जब मैं स्प्रिंट्स अपने एक एक महीने के, लेट्स से हम इस केस में स्प्रिंट प्लान कर रहे हैं, तो इस बैकलॉग में से मैं डिसाइड करूंगा कि क्या काम मुझे प्रायोरिटाइज करके पहले करना। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे टोटल 10 चीज़ें थी। उस 10 में से टॉप 3 चीज़ें जो हैं वो मुझे पहले करनी है, वो मेरे करंट स्प्रिंट में चली जाएंगी। फिर इसी तरह से अगले स्प्रिंट में उससे अगली वाली, उससे अगले स्प्रिंट में उससे अगली वाली, इस तरह से आपका पूरा प्रोजेक्ट का एक काम जो है वो मैनेज होता रहता है। तो अभी हम एक कुछ इसमें ऐड कर लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि जैसे ही मैंने इसको प्लस किया ना, उसने कहा जी यूजर स्टोरी बताएं। ठीक है, तो मैं यूजर स्टोरी बता रहा हूँ। एज ए यूजर आई शुड बी able to log in to the system। ये मैंने बड़ी हाई लेवल से एक स्टोरी लिखी है। अच्छा, यूजर स्टोरी की लैंग्वेज कैसे रखनी है, इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। नॉर्मली जो है वो आप जो है ना वो आप एज ए यूजर पर्सोना, यूजर जर्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेके चलें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ, एज एन administrator I should be able to configure users तो as a standard user, as an administrator, as a whatever, you know, as individual users, different users, कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ as an operator या as an operations ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है यूज केस लिखने की, उसके अंदर हु, व्हाट एंड व्हाई का टेम्पलेट इस्तेमाल होता है कि कौन सा बंदा क्या करना चाह रहा है और वो काम करके क्या चीज अचीव करना चाह रहा है। सो हु, व्हाट एंड व्हाई का टेम्पलेट होता है। अगेन इसके ऊपर किसी सब्सीक्वेंट सेशन में सेपरेट कर लेंगे हाउ टू राइट इफेक्टिव यूजर स्टोरीज एंड यूजर स्टोरीज में से टास्क कैसे निकालने हैं, उस पर डिटेल फिर दोबारा कभी सेशन कर लेंगे। इरफान, अच्छा किया आपने मिलके मुझे वो वाई वाला बता दिया, मैं इसमें वाई नहीं लिख रहा था। और ये बड़ा ज़रूरी है अगेन कैप्चरिंग द रिक्वायरमेंट्स में। और अक्सर हम स्किप कर जाते हैं सर्टन पर्सोनास को, और मैं उसमें आपको एक पर्सोना बताता हूँ जो कि अक्सर ही हम मिस कर जाते हैं, और वो है ऑपरेशंस वाला, ये जो मैंने अभी लास्ट लिखा है कि एप्लीकेशन बना ली। ठीक है, और मैं अभी रिसेंट आपको मिसाल देता हूँ, एक एप्लीकेशन में मैं इन्वॉल्व था, उसमें इंटीग्रेशन का काम था। वो एक सिस्टम से डेटा उठा के दूसरे सिस्टम में वो सॉफ्टवेयर राइट कर रहा था। वो सारा चला दिया, डेवलपर ने हर चीज चला दी, इंटीग्रेशन ऑन कर दी, डाटा मूव भी होना शुरू हो गया बगैर किसी एरर के। अच्छा, अब मिसिंग क्या था? देयर वाज नथिंग इन दैट सिस्टम टू शो कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहा है, डाटा सही लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, एरर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इमेजिन करें जब ये लाइव चला गया, विजिबिलिटी ही नहीं है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है, एरर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो एक पर्सोना टोटली ओवरलुक हो गया इस केस में, और वो है ऑपरेशंस। आफ्टर गो लाइव जो मेंटेनेंस कर रहा है उसकी, या जो ऑपरेशंस का स्टाफ है, वो कह रहा है सॉफ्टवेयर तो चल रहा है, हर चीज हो रही है, डाटा भी शायद मूव हो रहा है, वो हम डेटाबेस में जाके देखते हैं तो हमें नया डाटा नजर आ जाता है, लेकिन सॉफ्टवेयर खुद क्या कर रहा है हमें नहीं पता। तो बेसिकली जिसने भी वो लिखा वो मॉड्यूल, वो टोटली ओवरलुक कर गया एक ऐसे पर्सोना को जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमारे हर एप्लीकेशन में हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। वो है ऑपरेशंस वाला बंदा, जो लाइव एप्लीकेशन जब जाएगी वो उसको मेंटेन कैसे करेगा, उसको देखेगा कैसे। तो फिर एक छोटा सा काम करवाया है जिसमें वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपनी एक्टिविटी को एक जगह पे लॉग कर रहा है। सिंपल से काम है, लेकिन ये है कि मिस कर गए। वो लॉग क्या कर रहा है, वो ये बता रहा है कि मैं इतने बजे मैंने काम किया, और मैंने 26 रिकॉर्ड उठाए, 26 में से 20 मैंने सक्सेसफुली राइट कर दिए और 6 मेरे फेल हो गए, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे फेल। सो दैट स्मॉल मॉड्यूल व्हिच वाज मिस्ड बट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपने बड़ा उसका ख्याल रखना है कि जो एंड यूजर हैं, यूजर सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले, वो लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स जिन्होंने उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये सेटिंग करनी है, और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट एक पर्सोना है वो है
ऑपरेशंस का कि जो इसको प्रोडक्शन में इसको चलाएगा। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने रख के फिर स्टोरीज अपनी लिखते जाएं और फिर ऐसा ऐसा उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर को लिंक सॉफ्टवेयर को साथ साथ बनाते जाएं। अच्छा, अभी मैंने ये थोड़ी सी सैंपल की है, आई एग्री विद इरफान, आई थिंक वी शुड डू सम मोर डिटेल यूजर स्टोरी और इसकी कैप्चरिंग वाला एलिमेंट। अभी थोड़ा सा हम हाई लेवल में सारा कुछ कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये बन गई है बैकलॉग। अब इस बैकलॉग में अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए इसमें फीचर है बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, ऊपर नीचे ड्रैग ड्रॉप करने की चीज़ों। ठीक है, अब इमेजिन करें मैं कहीं लिखता जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास 200-300 स्टोरीज आ जाएं। अब उन 200-300 में से मैंने किस पे काम करना है पहले, तो देयर इज दिस ऑर्डरिंग। तो आप इसको ऊपर नीचे करके वो 1 2 3 ही रहेगी उसकी ऑर्डरिंग, लेकिन चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो आप ये डिसाइड करते हैं कि यार मुझे पहले किस पे काम करना है और बाद में किस पे करना है। अच्छा, अब पहले ये हाई लेवल स्टोरीज आ गई। अब इस स्टोरी में भी आप, अब इसकी भी एक थोड़ी सी डिटेल है, आई थिंक वी कैन गो इनटू दैट सेपरेट, कि इसमें प्लानिंग के लिए और इसकी एस्टिमेशन के लिए कुछ हो पॉकर और वो कुछ हो फिबोनाची सीरीज टाइप वो चलता है, जिसमें आप स्टोरी पॉइंट्स और चीज़ों को आप साइजिंग कर सकते हैं। साइजिंग से क्या मुराद है कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है ये काम करना। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग की मिसाल लें तो बिल्डिंग की मिसाल में बेसमेंट बनानी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वर्सेस फर्स्ट फ्लोर बनाना। तो जो बेसमेंट में जो एफर्ट लगेगी और टाइम लगेगा वो ऑलमोस्ट डबल लगेगा वर्सेस जो फर्स्ट फ्लोर पे टाइम और एफर्ट लगेगा। तो वो, लेकिन उसकी साइजिंग कैसे करनी है, उसको कंपेयर कैसे करना है, आई थिंक वो एस्टिमेशन का हमें या यूजर स्टोरी कैप्चरिंग और एस्टिमेशन, वी कैन डू सेपरेट सेशंस अबाउट दैट। बट अगेन दीज आर ऑल वेरी हेल्पफुल फॉर योर डे टू डे प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर देखें, हर यूजर स्टोरी में इनिशियली ये आपका टीम लीड या अगर आप खुद इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो आप एक हाई लेवल स्टोरीज लिखोगे और उनके कुछ हाई लेवल एस्टिमेट्स दे दोगे कि कितनी देर में रफली ये काम होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप इसके अंदर डिटेल में जा सकते हैं। ये जो डिटेल है ये टिपिकली डेवलपर करता है। डेवलपर कहता है ठीक है, अगर ये मुझे फॉर एग्जांपल लॉगिन का एक बनाना है ये मॉड्यूल, तो इसके अंदर टास्क क्या हैं। तो दिस इज द सेकंड कैटेगरी which falls under a user story. टास्क की रिकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो एक दिन में एक टास्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई एक ऐसा काम है, लेट्स से यूजर स्टोरी थी ये 4 दिन की थी, तो इस 4 दिन की स्टोरी के अंदर जो टास्क हैं वो होने चाहिए और एक टास्क कम से कम एक दिन में लाजमी कंप्लीट, उसका साइज ऐसा रखें। तो हो सकता है एक टास्क ऐसा है कि जी मैंने एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ अपनी एप्लीकेशन को लिंक करना है, और उसकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एज्योर में जब कुछ सेटिंग करूंगा, मैं अपनी ऐप में कुछ सेटिंग करूंगा, तो आप उसको फिर ब्रेक कर दें। अगर एक दिन से ज़्यादा का काम है, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंगल डे टास्क। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेटअप एप्लीकेशन इन Azure AD फॉर इंटीग्रेशन, समथिंग लाइक दैट। मैं थोड़े हाई लेवल की चीज़ें डाल रहा हूँ और फिर इसके साथ मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर एक और टास्क डाल देता हूँ कि configure the AD settings in application। अच्छा इमरान, सिर्फ एक सेकंड यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि ये क्वेश्चन ना मैंने वो जो पीटीएल वाले बच्चे हैं उनके साथ मैं सेशन कर रहा था, उस दिन भी आया था कि स्टोरी और टास्क में क्या फ़र्क है। सो द वे आई वुड बेसिकली अंडरस्टैंड इट कि जब आप स्टोरी लिखते हैं ना, तो आप ये बताते हैं कि एंड यूज़र को क्या चीज़ नज़र आनी है, राइट। तो एंड यूज़र ने कहा कि जी मुझे एज अ यूज़र आई शुड बी एबल टू लॉग इन टू द सिस्टम। उसको अभी नहीं पता कि बैक एंड पे Azure AD है या क्या है, राइट। तो अब आपने जब स्टोरी के पीछे, टास्क से मुराद वो काम है जो कि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन टीम में से किसी ने करने हैं टू मेक दैट स्टोरी हैपन, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है आपका या जो लीड है वो उस स्टोरी को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि वो टास्क जो उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, उस यूजर एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो अचीव हो सके। एब्सोल्युटली यू राइट। और ये टेक्निकल इसमें डिटेल है एक टास्क की, और वो बिल्कुल आपके इंडिविजुअल डेवलपर्स के जो एक्शन है उससे रिलेटेड है, और ये स्टोरी ऑब्वियसली है जो एंड यूजर की है। सो आई वुड एग्री विद दैट। और फिर इसी स्टोरी के अंदर जब ये इवेंचुअली जब ये जाएगी फॉर टेस्टिंग के लिए जाएगी, जब आपका क्यूए का रिसोर्स को टेस्ट करेगा, तो इसी में ऑप्शन है बग्स की। तो इसी स्टोरी के अंदर टास्क होंगे
टास्क डेवलपर कंप्लीट करेगा। जब ये रेडी हो जाएगी और ये किसी फॉर टेस्टिंग के लिए चली जाएगी और लेट्स से कोई बग आ जाता है, देन देयर इज एन ऑप्शन टू ऐड विद इन द सेम स्टोरी के अंदर आप एक बग भी ऐड कर सकते हैं। मैं अभी नहीं करता, चलो इसको बाद में हाँ सॉरी, एक चीज अगेन क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछ रहा है इसलिए मैं ही बीच में इंटरजेक्ट कर ही जा रहा हूँ। स्टोरी के अंदर ना एक और चीज होती है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, दैट बेसिकली इज द टेम्पलेट अगेंस्ट विच यू वुड डिफाइन योर टेस्ट केसेस एज वेल। Yes. एब्सोल्युटली सर कुछ चीजें और ये पहले बड़ा जो हमने सेशन किया था उसमें तो चीजें की हुई थी, तो इसलिए अंडरस्टैंड हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और ये क्राइटेरिया आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ओके सर। आप एज ए डेवलपर, वही जो मैंने थोड़ी सी बात पहले की थी कि आपने काम शुरू करने से पहले, ये इरफान ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, काम शुरू करने से पहले एक तो टास्क को समझें अच्छे तरीके से, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, और फिर उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि जी मैं इसमें क्या क्या चीज़ें, अब जैसे मैंने बोला जी लॉग इन इनटू द सिस्टम, अब मैं गया हूँ, मैंने फटाफट लेट्स से एज़्योर रेडी के साथ लिंक करके मैंने चला दिया, परफेक्ट मॉड्यूल बना दिया। मैंने अपने दिखाया अपने एंड यूजर को या कस्टमर को, उसने कहा यार मैंने तो आपको फेसबुक का भी कहा था कि फेसबुक का लॉगिन में चलना चाहिए। ठीक है ना, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या उस टास्क की डेफिनेशन एलैबोरेटेड नहीं है। वो कहेंगे यार यहाँ पे कहाँ मेंशन है फेसबुक वाला, तो जिक्र ही नहीं किया, मैंने तो एज़्योर से कर दिया। तो ये सारी कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी अगर आप एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्रॉपर्ली लिख देंगे कि दिस स्टोरी विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट इफ द यूजर इज एबल टू लॉग इन वाया दिस, यूजर इज एबल टू लॉग इन वाया दैट, और यूजर फेसबुक यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, जो भी क्राइटेरिया है, अगर ये मीट हो गया इसका मतलब आपने अपना काम जिम्मेदारी से कर लिया है, तो आपकी कहानी खत्म है। ठीक है। उसके अलावा फिर का आम आएगा, कोई नया काम आएगा तो इस टास्क से रिलेटेड या इस स्टोरी से रिलेटेड नहीं, वो एक नया टास्क है या वो एक नया आप कह सकते हैं चेंज रिक्वेस्ट है। अक्सर कस्टमर्स के साथ भी चेंज रिक्वेस्ट पे बहस इसीलिए हो जाती है कि भाई वो इसीलिए प्रॉपरली इस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं किया होता। तो कस्टमर कहता है कि जी मैं इसका क्यों पे करूँ, मैंने तो आपको ये तो पहले ही आपको पता होना चाहिए। तो जब वो डॉक्यूमेंटेड होगा तो आप कहेंगे जी आपके सामने है, हमने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो एग्री किया है उसके मुताबिक सॉफ्टवेयर चल रहा है। अगर आप इससे हट के कुछ चीज़ कराना चाहते हैं तो हम कर देंगे, बट इट्स अ चेंज रिक्वेस्ट। वो एक डिस्कशन कमर्शियल लेवल पे या चेंज की वो तभी अच्छी तरीके से मैनेज होती है जब हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा शुरू में इसीलिए कैप्चर करना बड़ा जरूरी है। और एक और चीज यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कि ये एज अ टीम आपकी प्रोगेटिव है कि आप लेट सपोज जीमेल से लॉगिन करवाना है और फेसबुक दोनों से लॉगिन करवाना है, तो इसके दो यूज केसेस बनाते हैं या एक यूज केस बनाते हैं। ये अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यू वांट टू डिफाइन द यूजर स्टोरीज विद, राइट। तो अगेन अभी ये पिछले एक प्रोजेक्ट में हमने दो सेपरेट यूजर स्टोरीज बनाई थी, जीमेल के लॉगिन की और यूजर नेम पासवर्ड के लॉगिन की, बट इट कुड पोटेंशियली बी जस्ट वन यूजर स्टोरी। अगेन ये आपकी विद इन द टीम द वे यू एक्सप्लेन द स्टोरीज इस पर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। और इसके ऊपर भी एक हायर क्लासिफिकेशन है फीचर की, यूजर स्टोरीज को आप कंबाइन कर सकते हैं एक फीचर में, लेकिन ये वही है कि आप किस लेवल में इसको डिटेल में लेके जाना चाहते हैं। बट यस आई थिंक इसको जितना ग्रैनुलर कर दिया जाए उतना ही बेहतर होता है। सो आई वुड से कि बेहतर है कि आप इसकी अलग ही रखें जैसे इरफान आपने अपने पिछले प्रोजेक्ट में किया। बट अगेन आई थिंक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वाला पॉइंट बहुत वैलिड है, और इसी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से आपकी जो टेस्ट टीम है वो अपने टेस्ट केस लिख सकती है। ठीक है, एक टेस्ट केस क्या होता है कि मैंने यहाँ से इस तरह लॉगिन करना है, ये ऐसे करना है, और ये अगर ऐसे मैं 4 स्टेप्स फॉलो करूंगा और ये रिजल्ट आना चाहिए, देयरफॉर ये एक टेस्ट केस है। तो अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा होगा तो वो ना सिर्फ डेवलपर की हेल्प करेगा बल्कि टेस्टर की भी हेल्प करेगा कि वो अपना टेस्ट केस लिख सके और फिर उसको टेस्टिंग करते हुए उस पर्टिकुलर टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर सके। और वो टेस्ट केस की भी ये देखें यहाँ पे, ये देखें इसी टूल में आप अपने टेस्ट प्लान्स टेस्ट केसेस भी कर सकते हैं। तो ये सारा बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ें लिंक हो जाती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट्स टू डेवलपमेंट, देन टू टेस्टिंग एंड देन इवन टू रिलीज, सारा कुछ एक ही जगह पे। और ये सिर्फ एक टूल नहीं है ये जो ये काम करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ टूल है। इसी तरह से बहुत से थर्ड पार्टी वेंडर, जीरा है, इस तरह के और जो है वो दूसरे टूल्स हैं, लेकिन अब ज़्यादातर इन्हीं को प्रेफरेंस की जा रही है, एक सिंगल टूल, चाहे वो जीरा ओपन सोर्स वाला ले लें,
चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफरिंग ले लें, लेकिन जहाँ पे आपको ये सारा कुछ एंड टू एंड एक ही जगह पे मिल जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स टू योर प्लानिंग ऑफ योर स्प्रिंट्स, ठीक है, टू योर टेस्टिंग प्लान्स, देन फाइनली टू योर ऑब्वियसली कोड, जितना भी जो आपकी गिट रिपोजिटरी है उसमें कोड लिखना है, वो सारा का सारा ये हैंडल करे, रिक्वायरमेंट के साथ लिंक करे, उसके टेस्ट प्लान्स, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट और पाइपलाइन और रिलीज, सारा कुछ एक ही जगह, ठीक है जी। तो आप अपने इसी तरह का टूल जो है वो हाईली रिकमेंडेड है, यू शुड यूज फॉर योर प्रोजेक्ट्स। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं हाई लेवल में, थोड़ी सी स्टोरीज लिखी हैं, अगेन आई थिंक स्टोरीज का एक सेपरेट सेशन डिटेल का एक हम सेपरेट रखेंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं स्प्रिंट्स पे। स्प्रिंट वही है जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अभी देखेंगे क्या किया है इसने खुद ही से एक बोर्ड सा बना दिया है, डिफॉल्ट बोर्ड है ये, जिसमें वही आपके सामने वो 3 स्टोरीज मैंने डाली थी वो नजर आ रही है लेफ्ट में, और हर स्टोरी के अगेंस्ट ये एक के अगेंस्ट मैंने 2 टास्क डाले हैं, बाकी अगेंस्ट नहीं डाले, और यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं जो भी आपके टीम मेंबर होंगे। इस केस में यहाँ पे सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं, एक अली असगर है, एक इमरान है, बट आपके टीम मेंबर यहाँ आपको नजर आ रहे होंगे, आप उनको असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली। और फिर आप अपने टास्क को ड्रैग ड्रॉप करके इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। ये मेरा एक्टिव टास्क है, मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाता है आपके मैनेजर के लिए, स्क्रम मास्टर के लिए, लीड के लिए, कि जब वो आपसे डेली स्टैंड अप करे तो वो आपका एक बार करंट प्रोग्रेस का व्यू देख ले, ठीक है जी। अक्सर ये होता है टीम्स में कि वो जो मैनेजर है या लीड है वो आपसे सुबह पूछ रहा है, फिर शाम को पूछ रहा है, फिर इवनिंग में पूछ रहा है, हाँ जी क्या बना, कहाँ पहुंचे हो, क्या कर रहे हो। तो जब ये व्यू अवेलेबल, इसमें आधा कसूर तो उसका होता है जो माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है, आधा कसूर आपका भी होता है कि आपने अपना टास्क विजिबल ही नहीं किया इस तरीके से कि वो दूसरे को खुद नजर आ जाए, तो उसको मजबूरन पूछना पड़ रहा है बार बार, यार आप क्या कर रहे हो, कहाँ पहुंचे हो, कहीं बस तो नहीं गए। जब इस तरह का व्यू अवेलेबल होगा तो एट एनी टाइम ऑफ द डे द पर्सन कैन सी व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर, एंड यू नो एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। तो एक उससे वो बार बार की वो एक सिंक अप, स्टेटस सिंक का भी नीड खत्म हो जाती है सॉर्ट ऑफ, इफ यू हैव दिस प्रॉपर्ली प्लान। एक तो ये हो गया। अच्छा, अब ये स्प्रिंट की हम बात कर रहे थे, ये आप देख रहे हैं कि क्या ये इसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसने 3 इटरेशंस बना दी, ठीक है। ये इसने क्या किया है, ये वाला काम सारा का सारा इसने एक सिंगल इटरेशन में डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी बात करूंगा, फिर हम स्विच करेंगे अपने दूसरे टॉपिक पे। ये देखें ये क्या लिखा आ रहा है, ये है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी से पहले हम बात करते हैं इसकी स्प्रिंट के टाइम की। लेट मी सी अगर मैं जा सकूं तो इसकी सेटिंग है, जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकंड। ये यहाँ पे आ गए, ये देखें, तो ये सेट डेट्स, ठीक है जी। अब इटरेशन 1 कितनी लंबी रखनी है ये मेरी मर्जी है, मेरी टीम का सेटअप है, मैं अपनी मर्जी से 2 हफ्ते की रख सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से इसको 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की रख सकता हूँ। लेट्स से हम कहते हैं यार ये मैंने जनवरी की रखनी है, जनवरी से स्टार्ट से लेके जनवरी का एंड, ठीक है जी, सेव। इसी तरह से जो मेरी फर्दर इटरेशंस होंगी, जो स्प्रिंट होंगे वो आगे उस हिसाब से आते जाएंगे। लेट मी सी इफ आई कैन ऐड अनदर वन, न्यू स्प्रिंट, ये इसका हम कर देते हैं इटरेशन 2, और ये मैं फरवरी की रख देता हूँ, फरवरी 1 से लेके, अच्छा वो फरवरी एंड तक, ठीक है जी, 2 महीने पीरियड कर दिए। अब देखें मैंने इटरेशन 1 इटरेशन 2 बनाई है, ये वो डिफॉल्ट वाली भी थी पड़ी हुई पहले से, लेकिन वो मेरी वाली यहाँ नजर आ रही है। अब मैंने उसको 1 महीने का डिफाइन किया है। अब अगर मैं कैपेसिटी में जाऊंगा और वो दिखा रहा है ये इमरान शफकत है, इसके डेज ऑफ कितने हैं, ये देखिए प्लानिंग में बहुत हेल्प करता है कि इस स्प्रिंट में किस किस दिन इमरान ऑफ रहेगा। तो आप नंबर ऑफ डेज, मैं कहता हूँ यार ये ना जनवरी में 17 से लेके ये 20 तक 4 दिन ये बंदा अवेलेबल नहीं है, 4 डेज ऑफ मैंने यहाँ रख दी। इस तरह से आपकी जो टीम होगी वो बाकी सारे टीम मेंबर यहाँ नजर आ जाएंगे। कैपेसिटी पर डे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम टिपिकली इसको रखते हैं, ये डिपेंड करता है आप लोग कैसे अपनी टीम को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है मीटिंग्स भी होती हैं दिन में, तो हम टिपिकली इसको रखते हैं 6 प्रोडक्टिव आवर्स इन अ डे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। 2 घंटे हम वो मीटिंग्स के लिए कर देते हैं, लेकिन कैपेसिटी पर डे 6,
अगर आप टीम लीड हैं और आप बहुत सी दूसरी चीज़ें कर रहे हैं या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं व्हाटएवर, तो आप अपनी कैपेसिटी को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आप कितना टाइम उस प्रोजेक्ट को दे सकते हैं, आप यहाँ पे सेट कर दें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ टास्क बोर्ड में होंगे और लेट्स से मैं इस टास्क की प्लानिंग कर रहा हूँ एफर्ट के हवाले से, ठीक है, रिमेनिंग इसमें काम कितना बाकी है, मैं कहता हूँ यार इसमें अभी मैं जल्दी से ज़्यादा सारा नंबर डाल रहा हूँ अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए 40 घंटे बाकी हैं। इसमें एक व्यू है, ये देखिए, ये बड़ा अच्छा व्यू है। इससे आपको पता लगता है कि इमरान के पास टोटल 96 आवर्स अवेलेबल है, जिसमें से 40 घंटे का काम मैंने इसको ऑलरेडी साइन कर दिया है। अब मैं एक ऐसे ही एक फिक्टिशियस सा टास्क डालता हूँ यहाँ पे, डमी टास्क, और इसमें मैं अपने आप को ही बहुत सारा एक नंबर दे देता हूँ, 60 का नंबर दे देता हूँ। वो देखें क्या हुआ, वो कहने के इस बंदे के पास इस स्प्रिंट में 96 आवर्स अवेलेबल है, लेकिन इसको काम आपने 100 का दे दिया है। तो वो देखें ऑलरेडी ये लाइन मेरी लिमिट है और मैं लिमिट से ऊपर चला गया। तो यहाँ से पता लग जाता है आपको, इस ग्राफ से पता लग जाता है कि मैंने अपनी टीम को कितना काम असाइन कर दिया है, कितना काम मेरी टीम मजीद ले सकती है, कितना वो फ्री है। ये सारी बड़े अच्छी तरीके से विजुअली आपको स्प्रिंट प्लानिंग में नजर आ जाता है। ठीक हो गया? चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसमें थोड़ी सी इटरेशन की बात होगी और थोड़ी सी टास्क और ये असाइनमेंट और ये ग्राफ की बात होगी। ठीक है जी? यस सर। अब डेली रूटीन में क्या होगा? डेली बेसिस में द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीम इज सिंपल कि वो आए और देखें रिमेनिंग, ये है ओरिजिनल एस्टिमेट, ओरिजिनल था 40, शुरू में रिमेनिंग था इतना। अब अगला दिन आया, मैंने इस पे, मुझे पता है कि यार मैंने तकरीबन इस पे आधा काम कर दिया, मिसाल है मैं आधा काम कर चुका हूँ, आधा रह गया, तो फिर मुझे उसको इस तरह से अपडेट कर देना चाहिए और मैं उसको फिर रिमेनिंग 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 आगे आगे करता जाऊंगा। जैसे जैसे दिन आगे चलते जाएंगे ये ग्राफ खुद ही एडजस्ट होता जाएगा। अभी उसने ऑब्वियसली पीछे कर दिया क्योंकि दिन आगे नहीं बढ़े। जब करंट दिन आगे बढ़ते जाएंगे, स्प्रिंट में टाइम कम होता जाएगा, ये ग्राफ उस हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, और ये आपका ऊपर टॉप राइट पे आपका बर्न डाउन चार्ट भी बड़े अच्छी तरीके से दिखा रहा है पूरी टीम का। और ये दिखाता है कि क्या आपकी टीम टाइम पे आपका स्प्रिंट खत्म करेगी। अगर आपके स्प्रिंट के एंड में ये ग्राफ नीचे जा रहा है और आपकी टीम का बर्न डाउन होता है कि टीम कितनी स्पीड में अपना काम खत्म कर रही है, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से विजुअली ये नजर आ जाता है कि यार क्या मेरी टीम मेरे स्प्रिंट में काम पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और कभी कभी रियलिस्टिकली भी ये बर्न डाउन चार्ट ऐसे नीचे आता था, एकदम ऊपर चला जाता है। वो ऊपर क्यों जाता है? लेट से एकदम स्प्रिंट के बीच में उन्होंने कहा, ओ यार ये काम तो ऐसे नहीं करना था, इसको चेंज करके इस तरीके से करना था, तो ये दोबारा से करो या इसको एक्स्ट्रा काम करो, तो एकदम अपनी टीम को काम ज्यादा दे दिया। तो वैसे टिपिकली स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में ये होता है कि एक बार अगर आपने प्लानिंग कर ली है, इसलिए स्प्रिंट छोटे टीमें रखती हैं, कुछ टीमें 2 हफ्ते का स्प्रिंट रखती हैं, कुछ टीमें इवन 1 हफ्ते का स्प्रिंट रखती हैं। फिर वो कहती हैं कि जो हमने चीजें प्लान कर ली हैं स्प्रिंट में और टीम ने उसमें कमिटमेंट दे दी है एस्टिमेट्स की, फिर आप इसको चेंज ना करें। चेंज ना करने से मुराद है हमें अब ये करने दें, और फिर जो चेंज है वो हम अगले में देखेंगे, फिर उससे अगले में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी 1 महीने का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में 2 हफ्ते का स्प्रिंट चलाते हैं, तो वो 2 हफ्ते तक हम कोशिश करते हैं कि डेवलपर्स को फिर तंग ना किया जाए। एक बार उनको जो काम दे दिया है फिर उनको 2 हफ्ते दे दें, उनको अपनी कमिटमेंट में पूरा उतरने दें, फिर हम जो चेंज होगा वो अगले 2 हफ्ते के बाद वाले स्प्रिंट में प्लानिंग में उसको एड्रेस करेंगे। इस तरीके से ठीक है उसको लेके चलेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम है थोड़ा सा कम, 6 मिनट रह गए, बट हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे इन टर्म्स ऑफ गिट रिपोजिटरी। अच्छा, अब यहाँ तक तो सिर्फ थी टास्क प्लानिंग, थोड़ी सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले एलिमेंट्स कह लो। अब असल में ना पहले इमरान वही एक सेकंड, जी आई वाज थिंकिंग कि लॉजिकली आज एक ही टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल में वो जो है गेट वाला, को नेक्स्ट में देखें। हाँ ठीक है, अभी अगर किसी का सवाल है तो यार पूछ ले, बिकॉज 5 मिनट हैं, वी वुड वांट टू कंक्लूड इट बाय 4। आप लोगों में से अक्सर लोगों के माइक्स म्यूट हैं। अगर किसी ने सवाल पूछना है तो कुछ लोगों के मैंने अनम्यूट किए हुए हैं, उनके सिस्टम पे चले जाएं। साजिद का अनम्यूट है, नोमान का अनम्यूट है, असद का अनम्यूट है,
रेज योर हैंड्स अगर किसी ने सवाल पूछना है तो। और एक बात मैं करूंगा और फिर हम सॉरी क्वेश्चंस पे आते हैं। कभी कभी ये भी लगता है कि यार ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है, ठीक है, ये तो मेरा काम नहीं है, या ये डेवऑप्स वाले का काम है, CI/CD, ये तो मेरा काम नहीं है। ये शायद आई वुड से कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी ना प्रोजेक्ट्स की वो इसी तरह की थी कि प्रोजेक्ट मैनेजर था रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ का, या कोई डेवऑप्स वाला बंदा या इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बंदा। आजकल जिस तरह का अब जिस तरीके से काम चल रहा है, आई थिंक इस लेवल की नॉलेज कि इस चीज़ को सेटअप करना और लेके चलना is almost I would say necessary for a developer। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है आप अकेले बंदे हैं जिसने एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट लेके चलना, ठीक है, और हो सकता है आप 2 या 3 बंदे जिन्होंने पूरा एक प्रोजेक्ट वेबसाइट का डिलीवर करना, और हो सकता है कि ये 50 बंदों की टीम है। जहाँ 50 बंदों की टीम है वहां पे यस मे बी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज इनटू सम अदर पीपल, बट ये सोच के अपने स्किल को लिमिट नहीं करना कि यार ये तो मेरा काम नहीं है। आई थिंक बेसिकली आप इस चीज को लेके चलें कि मैं एज एन इंडिविजुअल क्या प्रोजेक्ट शुरू से लेके एंड तक खुद ड्राइव कर सकता हूँ कि नहीं। तो आई वुड से उस केस में इस चीज को सेटअप करना, इसको आगे लेके चलना इज वेरी नेसेसरी। जी, अब आप प्लीज क्वेश्चन। यस सर, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, न्यू प्लेटफॉर्म, हाँ फर्स्ट टाइम तो खुद से एक नया प्रोजेक्ट बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो वो नोट डाउन करके नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओवरऑल ये सेशन में जो चीज़ें डिस्कस की हैं तो वो अच्छे से समझेंगे। चलें, दैट्स ग्रेट। आप अगेन ये dev.azure.com पे जाएं और जी वो वहाँ पे इनकरेज अकाउंट आप अकाउंट बनाएं, उसमें एक प्रोजेक्ट सेटअप करें अब, और बेसिक इसको थोड़े से टास्क वगैरह डिटेल में जाएं, ये थोड़े से ग्राफ्स भी देख लें, बर्न डाउन कैसे करना है, स्प्रिंट की बेसिक स्ट्रक्चर। और ये इससे ज़्यादा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस दिस इज मैक्सिमम। एक आपके सामने एक इटरेशन बन गई है, कुछ टास्क बन गए हैं, अब इनकी एग्जीक्यूशन आ गया, बस आपने अभी काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं समझना, इसको इनिशियली आपको हेल्प करेगा। ये वही चीज़ आ गई, थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लग जाएगा आपका, हर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले आई वुड से हाफ डे या जो भी ये 3/4 ऑफ अ डे आपके लग जाएंगे इसमें, लेकिन आगे आपके फिर काम को बड़ा स्मूथ कर देंगे, आपका काम बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। सही। जी, अच्छा, any एक other questions? सवाल पूछा था, वो था कि जी मैं साजिद ने पूछा था कि क्या ये जो है एजाइल मॉडल ये नेक्स्ट वर्जन है ऑफ स्पाइरल मॉडल। देखिए हमने पुराने ज़माने में ना जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वाटरफॉल के बाद लोगों ने कहा कि स्पाइरल मॉडल। सो स्पाइरल मॉडल इज बेसिकली, जितना मुझे याद है वो यही है कि उसमें ना बड़ी बड़ी आइट्रेशंस होती हैं, लाइक महीनों से रिलेटेड। तो उसमें बेसिकली वाटरफॉल को बड़ी स्प्रिंट्स में डिवाइड किया गया है। एजाइल, अगर आप मतलब समझो ना एजाइल का, इंग्लिश का वर्ड है एजाइल। एजाइल मींस टू बी वेरी निम्बल ऑन योर फीट। जिस तरीके से आप फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी आप आगे जा रहे हैं, कभी आप पीछे जा रहे हैं, कभी आप साइड पे जा रहे हैं, कभी आप राइट पे जा रहे हैं, राइट। सो एजाइल बाय डेफिनेशन मींस कि आपने स्टैटिक नहीं रहना, आपने टीम ने कलेक्टिवली बड़ा क्विकली मूव करना है। सो एजाइल इज बेसिकली अ फिलॉसफी। बाकी वो अगर आप टर्मिनोलॉजीज में जाएंगे ना तो रियली डिपेंड्स कि किस बंदे का आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। सो आई वुड से just focus on the fact that agile is the de facto model of working software development, और DevOps उसकी एक नई क्या नाम है, एक शक्ल है कि जिसके अंदर एजाइल मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम कंटिन्यूअस डिलीवरी और इंटीग्रेशन करते हैं। तो बस इसके ऊपर फोकस रखें। जो पुरानी डॉक्यूमेंटेशन आपने यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ी हुई है ना, उससे जरा थोड़ा सा अपना माइंड शिफ्ट कर दें। यस ये समझ में और आई है एक किसी चीज को? में यस सर, बिल्कुल। एजाइल में बेसिकली हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रिक्वायर्ड हो, कोई स्प्रिंट में चेंज रिक्वायर्ड हो, तो इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले वाटरफॉल का डिस्कस किया, तो उसमें एक में आपने स्टेप कर लिया है तो आप बैक नहीं जा सकते। जी बिल्कुल ऐसे। और इसमें थोड़ा सा इसके आप कह लें कि जो इसमें इसको लेके चलने का तरीका है इस प्रोजेक्ट का, वो यही है कि आप स्प्रिंट के शुरू में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से मुराद है कि बैकलॉग में से चीज़ें उठाएंगे और एग्री करेंगे
अपने कस्टमर के साथ या अपने लीड के साथ कि जी ये 6-8 चीजें एग्री कर लें, ये क्या पहले करनी है या और फिर बाकी बाद में करेंगे। ये तो होगी प्रायोरिटाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जो चीजें आपने फिर कहा है कि जी पहले करनी है, फिर उनकी प्लानिंग एक दिन टिपिकली हाफ डे दिया जाता है स्प्रिंट के शुरू में, या पूरा दिन दिया जाता है, जिसमें प्लानिंग से क्या मुराद है कि आपने उस उन 8-10 चीजों को लेके यहाँ पे लाना है और उनके टास्क ब्रेक डाउन करने हैं सारी टीम ने मिलकर। टीम बैठ जाएगी, टास्क लीड करना शुरू कर देगी और एस्टिमेट्स डालना शुरू कर देगी। ये भी बॉटम अप बेहतर रहता है कि डेवलपर एस्टिमेट दे। जहां डेवलपर को टास्क क्लियर नहीं है, वो अपने लीड के साथ डिस्कस करे, टास्क को थोड़ा सा आर्ग्यू भी कर ले, यार ये काम ज्यादा टाइम लगेगा, कम ज्यादा लगेगा। लेकिन द होल आइडिया ऑफ द प्लानिंग डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उस दिन सारे टास्क को डिवाइड करके एस्टिमेट्स कर दें, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो फिर आपको राइट वाला ग्राफ नजर आएगा कि क्या मेरे सारे बंदों की कैपेसिटी पूरी हो गई है। जब सारे बंदों की कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे उस पर्टिकुलर स्प्रिंट को। हम अब एग्जीक्यूशन में जो उसकी हम कह लें जो है टिपिकल तरीका, वो यही है कि आप दिन में एक स्टैंड अप मीटिंग जरूर रखते हैं सारी टीम के साथ, इस बोर्ड को स्क्रीन शेयर करके कि जी हाँ जी कौन बंदा क्या कर रहा है, कल क्या किया, आज क्या करेगा। फिर जब ये स्प्रिंट खत्म हो जाता है, तो फिर एक इसका एक और कह लें कि वो ट्रेडिशनल तरीका है कि आपने आइडिया वही है एजाइल का, ये भी मतलब है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, आप बेहतर भी होते जाए। जब नई टीम बनती है ना, वो पहला स्प्रिंट जरा सा रफ सा गुजरता है, दूसरा स्प्रिंट उससे बेहतर, तीसरा स्प्रिंट उससे बेहतर, आखिरी जो स्प्रिंट होता है प्रोजेक्ट का, वो सबसे बेस्ट होता है अगर आप अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और वो क्यों होता जाता है बेहतर, क्योंकि आपने हर स्प्रिंट के एंड में एक रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग उसे कहते हैं, 1 घंटे की, सारे टीम मेंबर को बिठाएं, उनको बोले हाँ जी क्या हमारा इस स्प्रिंट में सही रहा, क्या गलत हुआ, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। जब सारी टीम अपना फीडबैक देती है ना, तो फिर जो मैनेजर होता है, या मिलके आप लोग सब उसको अगले स्प्रिंट को उससे बेहतर करते हैं, फिर अगले को उससे बेहतर करते हैं, और इस तरीके से बड़ा मजेदार तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो अच्छा, जाता है। आई थिंक तलहा का नुमान एक ने कोई सवाल है। तलहा का एक सवाल है, और वो तलहा मैंने आपका माइक एनेबल किया है, आप पूछ लो सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब डेवऑप्स का नेम लेते हैं तो डेवऑप्स में आपके पास मेजर रोल्स क्या होते हैं? लाइक आपको कौन से टास्क परफॉर्म करने चाहिए? और लाइक जिस तरह अभी आप ये सारा मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके टीम लीड प्लान करता होता है या ये रोल जो है वो डेवऑप्स वाला भी साथ करता है? लाइक टीम लीड की और डेवऑप्स की कोऑर्डिनेशन के साथ ये प्लानिंग होती है, या ये जो रोल है ये जस्ट आपका टीम लीड डिफाइन करता है? और डेवऑप्स के मेजर टास्क क्या होते हैं? लाइक उसने क्या क्या परफॉर्म करना होता है? ठीक है, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये जो इनिशियल सेटअप है ना, आई वुड से अगर आप एक कंपनी में डेवऑप्स के इंजीनियर हैं और आप एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेवऑप्स का काम ट्रेडिशनली वो नहीं है कि ये प्रोजेक्ट तो जब रेडी हो जाएगा तो मेरा काम तो रिलीज करना है, मैं रिलीज कर दूंगा आके, ऐसा नहीं है। अब आप डेवलपर ऑपरेशंस, अगर आप डेवऑप्स को अगर ब्रेक भी करो, और अब आजकल है डेव सेक ऑप्स, डेवलपर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, तो वो आप तभी इस सारे चीज में इसको अच्छी तरीके से रोल कर सकोगे जब आप ये प्रीटी मच फ्रॉम द बिगिनिंग एक तो रिक्वायरमेंट समझ रहे हो कि प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। फिर अभी जैसे हम अगले सेशन में ये गिट रिपोजिटरी सेटअप करेंगे कोड की, ये सारा काम ऑलरेडी यहीं से ही डेवऑप्स वाले बंदे का इनपुट स्टार्ट हो जाएगा टीम लीड के साथ मिलके। और कभी कभी देखें वही बात आ गई, छोटी टीम साइज और बड़ा टीम साइज, अगर आप हो ही 2-3 बंदे, तो हो सकता है आप एज ए लीड एंड एज ए डेवऑप्स एक ही बंदा है जो दोनों रोल कर रहा है। अगर 50 बंदों की टीम है, हो सकता है उस टीम में 5 बंदे डेवऑप्स के हैं, लीड अलग हैं, आर्किटेक्ट अलग हैं, मैनेजर्स अलग है। लेकिन इसको आप स्क्वीज कर लो, मैं तो जब चीज को सीखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक बंदा है और वो सारे रोल कर रहा है एक प्रोजेक्ट में, तभी आप इस चीज को सीखोगे। इसमें आपका समझ लें लीड और डेवऑप्स का काम ऑलमोस्ट बिगिनिंग से ही स्टार्टेड है, जिसमें कोड का सेटअप, गिट की रिपोजिटरी का सेटअप, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि ब्रांचिंग करेंगे, गिट की प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी बनाएंगे, फिर उस ब्रांच को आगे रिलीज पे सेटअप करेंगे, तो आपकी डेवऑप्स CI/CD अच्छे तरीके से चलेगी। तो आई वुड से अगर आपकी टीम फेयरली 5 से 6 लोगों की है, जिसमें एक लीड है और एक आप डेवऑप्स के बंदे हो, तो प्रीटी मच आप स्टार्ट से इन्वॉल्व रहो इस चीज में, ब्रांचेस, ब्रांचिंग स्ट्रेटजी, फिर आप पाइपलाइंस बनाएंगे, फिर आपकी जो कंटिन्यूअस जो आपकी ड्यूटी में आएगा वो यही होगा कि इस सॉफ्टवेयर की ऑपरेशंस, सिक्योरिटी एलिमेंट और कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट और
ऑब्वियसली अब आपको शकील लगा होगा मेरे आंसर से, यार ये तो सारा कुछ ही हो गया, इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी हैं डेवऑप्स की। फॉर एग्जांपल शायद इनिशियल आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना, ये शायद आई वुड से अगर प्योर डेवऑप्स का रोल कर रहे हो तो शायद ये उसमें नहीं एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो रिक्वायरमेंट गैदर हुई है, जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है आपके लीड ने, वो समझना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए एक अच्छा रोल करने के लिए, ठीक है ना। अगर आप अगर आर्किटेक्चर को नहीं समझोगे तो फिर उसकी आप सपोर्ट में या उसकी रिलीजेस में, डिप्लॉयमेंट में फिर आप उस तरीके से उसको अच्छी तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे जितना प्रोजेक्ट को समझ के कर पाओगे। तलहा, असल में ना आपका जो क्वेश्चन है वो देखो, डेवऑप्स अभी हम समझ रहे हैं डेवऑप्स को एज अ प्रोसेस, यानी कि एक एंड टू एंड प्रोसेस जो कि प्रोजेक्ट के कंसीव होने से प्रोजेक्ट के एंड होने तक इम्प्लीमेंट होता है। आपका क्वेश्चन इज प्रॉब्ली मोर ऑन द फैक्ट कि एक डेवऑप्स इंजीनियर का रोल जो होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उसकी तरफ अभी हम आएंगे। अभी हम पूरा का पूरा जो है ना, आप समझ लो कि एक प्रोसेस समझ रहे हैं, इस प्रोसेस के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, आपका लीड आर्किटेक्ट भी है, आपके डेवलपर्स भी हैं, आपका बिजनेस एनालिस्ट भी है, आपका टेस्टर भी है, ठीक है। तो रोल स्पेसिफिक चीजें हैं, जब आप पूरा प्रोसेस समझ लोगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता वाजे होना शुरू हो जाएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में फलां बंदे का क्या रोल है। ओके सर, श्योर। लाइक अभी हम जस्ट प्लानिंग फेज में हैं और अभी हम जो है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं और आफ्टर दैट फिर हम उसके फर्दर मूव करेंगे, राइट? हाँ, मोर और लेस यही समझ ले। यस, यस, एब्सोल्युटली। thank you very much, Imran. I think we will earmark the same hour next week as well. अगर प्रोग्राम चेंज होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, but again the same webinar we will be continuing next Wednesday as well. बाकी thank you very much, Imran. Thanks for your time. Thank you everyone. Thanks for your time everyone. Thank you जी. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.